प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा सांगनेर जन सुनवाई केंद्र पर सुनेंगे मोदी के मन की बात का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 130वां संस्करण आज होगा और हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं। राष्ट्रीय विषयों, सकारात्मक कहानियों और जन भागीदारी पर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज प्रसारण होगा। 130वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा। राष्ट्रीय विषयों, सकारात्मक कहानियों और जन भागीदारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में बात करते हैं। और आपको बता दें कि हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। सीएम भजनलाल शर्मा सांगनेर जन सुनवाई केंद्र पर मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 130वां संस्करण हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं और आज मन की बात कार्यक्रम का 130वां संस्करण प्रसारित होगा। राष्ट्रीय विषयों, सकारात्मक कहानियों और जन भागीदारी पर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 130वां एपिसोड प्रसारित होगा, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रविवार को मन की बात करते हैं और उसी क्रम में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी मन की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। इसमें जो देश में डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या जो नया नवाचार होता है स्टार्टअप इंडिया के साथ, तो तमाम चीजों को लेकर चर्चा करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री उन लोगों के बारे में बताते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग बैठे हैं वो क्या कुछ नया कर रहे हैं और कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, उनको लेकर के चर्चा करते हैं और आम लोगों को इस बात से प्रेरणा लेने की सीख देते हैं कि कैसे हम लोगों को बेहतर बनाना है अपने जीवन को। तो उम्मीद है कि आज भी प्रधानमंत्री किसी न किसी क्षेत्र को लेकर के चर्चा करेंगे। साथ ही देखिए, जो इस समय देश में तमाम जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, या अगर देखा जाए तो इसमें प्रयागराज में जो स्नान चल रहा है, गंगा स्नान चल रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर, बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ आज पदभार ग्रहण करेंगी। सुबह 11:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण समारोह होगा। ग्रहण कार्यक्रम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहां पर राखी राठौड़ को पदभार ग्रहण कराएंगे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा कार्यकर्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। तो आज महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ पदभार ग्रहण करेंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ राखी राठौड़ को पदभार ग्रहण कराएंगे। भाजपा प्रदेश अधिकारी, महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो लोग हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो जयपुर से ही बड़ी जानकारी, जहां आज बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ आज पदभार ग्रहण करेंगी। तो सुबह 11:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण समारोह होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ राखी राठौड़ को पदभार ग्रहण करवाएंगे। भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा कार्यकर्ता सहित अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। जयपुर से बड़ी अपडेट, जहां आज पदभार ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ पदभार ग्रहण करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ आज पदभार ग्रहण करेंगी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उन्हें पदभार ग्रहण कराएंगे। तो क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल राखी राठौड़ महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे और इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे और पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और चूंकि लगातार आपने देखा, उससे पहले अल्पसंख्यक मोर्चा के
जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उससे पहले किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया था। लगातार एक जो अभी नई टीम मदन राठौड़ की बनी है, तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने अपने पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इस दौरान जो भी संबोधन भी होता है नेताओं का, तो एक विजन भी सामने आता है किस तरह आगे बढ़ाना है। ऐसे में महिला मोर्चा को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। महिला मोर्चा कैसे पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर सकती है, इन विषय पर मदन राठौड़ का संबोधन भी रहेगा। जी सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर, जहां 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज आरआईसी सेंटर में राज्य स्तरीय समारोह होगा। एसआईआर में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मान किया जाएगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सम्मानित करेंगे। 4 जिला निर्वाचन अधिकारी, 2 उप जिला निर्वाचन अधिकारी, 9 ईआरओ, 46 बीएलओ, 8 बीएलओ सुपरवाइजर, 2 पॉइंटर्स, 1 पीआरओ को यहां पर आज सम्मानित किया जाएगा। तो एसआईआर में अच्छा काम करने वालों को आज सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सभी को सम्मानित करेंगे। आरआईसी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 4 जिला निर्वाचन अधिकारी, 2 उप जिला निर्वाचन अधिकारी और इसी के साथ 9 ईआरओ, 46 बीएलओ, 8 बीएलओ सुपरवाइजर, 2 पॉइंटर्स, 1 पीआरओ को सम्मानित आज किया जाएगा। और आप बुलेटिन में प्रदेश के मौसम की बात करते हैं। प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सितम लगातार जारी है। मावठ के बाद से कड़ाके की ठंड और गलन ने धूजनी छुड़ा दी है। बर्फीली हवा के कारण लुढ़का पारा, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे। मौसम विभाग से 7 जिलों में तेज सर्दी और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और कोल्ड वेव से थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना यहां पर जताई गई है। 27 जनवरी को उत्तर पूर्वी जिलों में बादल छाने, तेज हवा चलने, बारिश होने और कहीं कहीं ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं माउंट आबू में पारा माइनस में जाने से वहां बर्फ जम गई है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, जैसलमेर, नागौर के ग्रामीण इलाकों में भी गलन भरी सर्दी से ओस की बूंदें जम गई। सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ क्षेत्र में कल दिन में भी रात जैसी सर्दी रही। माउंट आबू में पारा माइनस में जाने से वहां बर्फ जम गई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, जैसलमेर, नागौर के ग्रामीण इलाकों में भी गलन भरी सर्दी से ओस की बूंदें यहां पर जम गई। सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ क्षेत्र में कल दिन में भी रात जैसी सर्दी रही है। तो प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सितम लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि मावठ के बाद सर्दी प्रदेश में बढ़ गई है। मावठ के बाद कड़ाके की ठंड और गलन से ने धूजनी यहां पर छुड़ा दी है। बर्फीली हवा के कारण पारा लुढ़का, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे यहां पर दर्ज किया गया। मौसम विभाग से 7 जिलों में तेज सर्दी और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। तो कल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और कोल्ड वेव से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर से खबर है, जहां टीचर यूनियन के चुनाव का विरोध। विद्यार्थियों ने कहा कि शिक्षकों का कार्य अच्छी शिक्षा देना, विद्यार्थियों का भविष्य सुनहरा बनाना। टीचर यूनियन के चुनाव नहीं होने चाहिए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री यूजीसी को पत्र लिखेंगे। विधानसभा में आवाज भी उठाएंगे। तो टीचर यूनियन के चुनाव का विरोध हो रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि शिक्षकों का कार्य अच्छी शिक्षा देना, विद्यार्थियों का भविष्य सुनहरा बनाना है। टीचर्स यूनियन के चुनाव नहीं होने चाहिए। तो आपको बता दें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री यूजीसी को पत्र भी लिखेंगे और इसके साथ विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे। और आप जयपुर से खबर है, जहां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान पुलिस का बैंड वादन एवं घुड़सवारी शो आज होगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन किया जा रहा है। शाम 4 बजे से 5 बजे तक अमर जवान ज्योति जनपद पर यह कार्यक्रम होगा। गुलाबी शहर जयपुर को देशभक्ति के रंगों में रंगने का अनुपम प्रयास किया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। राजस्थान पुलिस के जाबाज घुड़सवारों का
क्षेत्र अंगेज प्रदर्शन होगा। पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत मधुर स्वर लहरियों की प्रस्तुति विशेष आकर्षण होगी। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन। राजस्थान पुलिस के जांबाज बूथ सवारों का प्रदर्शन यहां पर होगा। पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत मधुर स्वर लहरियों की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र आज रहने वाली है। एक खजुआला से खबर है, जहां निराश्रित पशुओं का आतंक देखने को मिला। आपस में दो निराश्रित पशु यहां पर भिड़े, महिला को अपनी चपेट में ले लिया। 45 वर्षीय महिला गंभीर रूप से यहां घायल हो गई है। खजुआला के वार्ड नंबर 16 निवासी 45 वर्षीय इंदुबाला को गंभीर चोट इस दौरान आई। एसडीएच अस्पताल खजुआला में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है, जहां महिला का प्राथमिक उपचार जारी है। खजुआला में आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। निराश्रित पशुओं के कारण कई हादसे यहां पर होते रहते हैं। नगर पालिका प्रशासन को जल्द बड़ा निर्णय लेना होगा। खजुआला के वार्ड नंबर 16 की पूरी घटना है, जहां निराश्रित पशुओं का आतंक देखने को मिलता है और एक महिला इनकी चपेट में आ गई। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। आवारा पशु अक्सर घूमते रहते हैं जी। हमारे वार्ड नंबर 16 में भी ऐसे ही आवारा पशु आपस में कई बार झगड़ चुके हैं। कई बार जान माल का पहले भी नुकसान होने की हुई है। अब हमारे भाभी जी चपेट में आ गई। अब इनको हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने 2 जगह फ्रैक्चर बताया है और भी कई बार बच्चे इनसे बच जाते हैं। इसलिए हमें अभी गुंजाइश है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और गौशाला मैं तो बाहर निकली और यहाँ हमारे है ना बाहर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, इसीलिए वो आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ते लड़ते और मेरे को चपेट में ले लिया। मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि हमारे ना सभी बच्चे वगैरह सभी खेलते हैं, इसीलिए नगर पालिका इन अवैध पशुओं को ले जाए। बहुत ज्यादा चोट आई हुई हाथ के, तो मेरे ऑपरेशन बताया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, खजुआला में निराश्रित पशुओं का जो आतंक है वो बढ़ता नजर आ रहा है। एक 45 वर्षीय महिला इनकी चपेट में आ गई है और गंभीर रूप से घायल हो गई, तो क्या कुछ जानकारी? चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यहां बर्फीला टॉर्चर लगातार जारी है और जनजीवन पूरी तरह से ठिठुर गया है। बीती रात न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आज भी पारा -2 से 3 डिग्री के बीच बना हुआ है। शहर के कई इलाकों में बर्फ की परत जमी नजर आई। नक्की झील के आसपास घास के मैदान, खुले क्षेत्र, सोलर प्लेट और गाड़ियों की छतें बर्फ से ढकी रही। स्थानीय लोग और पर्यटक सुबह अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। कड़ाके की ठंड के बावजूद वीकेंड और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू घूमने के लिए पहुंचे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 48 घंटे तक ठंड का असर लगातार बना रहेगा, जबकि 26 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ से हल्का बदलाव यहां पर संभव है। कैसा लग रहा है माउंट आबू में आपको? बहुत अच्छा। बर्फ देखा आपने? यस। कहाँ था बर्फ? फॉलो ग्राउंड में। बताओ कहाँ? कैसा लग रहा है? सर्दी कैसा लग रहा है? सर्दी का मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो? ठंड बहुत बढ़िया है। ठंड बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ, आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है इधर। ये तो यहाँ पे घर लेने का सोच रही है, बोल रही है मुझे यहीं घर लेना, यहीं बस जाना है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। जैसे मेरे साथ मेरे दोस्त है। आप बताइए। हाँ जी, मेरे साथ मेरे दोस्त से जो हमें लेके आए हैं, हमारा तो बहुत सालों बाद पहली बार है, बट ये लोग फ्रीक्वेंटली आते रहते, तो जिस हिसाब से उन्होंने तारीफ की थी, मुझे लग रहा है उससे भी ज्यादा बढ़िया है। मतलब जिस तरह से उन्होंने हमें बताया कि भाई आबू में ये है वो है, बट आज पर्सनली आके देखा तो वो उससे भी सुहाना लग रहा है। रियली सो मच एंजॉइंग सो मच। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आइए, घूमने के साथ साथ आपके दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे। तो पिछले 2 से 3 दिनों से मावठ का दौर जारी है। ऐसे में माउंट आबू में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जो पिछले 2 दिनों से मावठ की बारिश हुई है, उसके चलते माउंट आबू का तापमान काफ़ी लुढ़का है। कल जहां तापमान -7 डिग्री हो गया था और समूचे
माउंट आबू में मैदानी इलाकों में कहें बर्फ जमी हुई थी, या कहें कि गाड़ियों के जो छत है या सोलर प्लेट्स है उन सब पे भी बर्फ़ की अच्छी खासी चादर देखने को मिल रही थी। वहीं आज मौसम थोड़ा सा उलट है, तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। आज का तापमान 3.5 डिग्री की माइनस के आसपास रहा है, परंतु बादलों की आवाजाही के चलते बर्फ़ की परत यहाँ पतली देखने को मिल रही है। परंतु इसी मौसम को देखने के लिए अन्य प्रदेश के, गुजरात कहे, महाराष्ट्र कहे या आसपास के जो पर्यटक हैं वो यहाँ इस मौसम का आनंद लेने आते हैं। और यहाँ वीकेंड है तो कहा जा सकता है कि वीकेंड पर पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलने की संभावना है, जो इस मौसम का आनंद लेते हैं। वहीं जैसे जैसे सूर्य देव की तपिश बढ़ेगी, तापमान में परिवर्तन होगा और यही सर्दी गुलाबी सर्दी में परिवर्तित हो जाएगी। सहयोगी कमल के साथ दीपक त्रिपाठी, सच बेधड़क, माउंट आबू। राजस्थान में विधायक कोष में कमीशन खोरी का विवाद अभी थमा नहीं था कि टोंक जिले में विधायक निधि से बने सामुदायिक भवनों में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। अकेले टोंक शहर में दर्जन भर से ज्यादा सामुदायिक भवन बने हुए हैं और महज 2 सालों में भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ गए हैं। नगर परिषद इलाके में बने कई सामुदायिक भवन या तो डस्टबिन यार्ड में तब्दील हो गए हैं या फिर नशेड़ियों जुआरियों का अड्डा बन गए हैं। वहीं बचे कुचे सामुदायिक भवनों पर रसूखदारों ने कब्जा कर लिया है। विधायक निधि से बने सामुदायिक केंद्रों की दुर्दशा जनता की गाड़ी कमाई के साथ खिलवाड़ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सामुदायिक भवनों में बड़ा गड़बड़झाला, विधायक निधि चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। सामुदायिक भवन है या डस्टबिन यार्ड, सचिन पायलट के क्षेत्र में बर्बाद होता जा रहा जनता का पैसा। कैसे जनता के हक के पैसों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाता है, इसकी वानगी टोंक में देखने को मिल रही है। साल 2022-23 में काली पलटन, हाउसिंग बोर्ड, बहीर, सुभाष बाजार समेत कई इलाकों में विधायक कोष से सामुदायिक भवनों का करीब 10-10 लाख रुपए की लागत से निर्माण करवाया गया था। लेकिन ये सामुदायिक भवन या तो जुआरियों का अड्डा बन गए हैं या रसूखेदारों ने इन पर कब्जा कर लिया है और जिला प्रशासन और नगर परिषद मूक दर्शन बना बैठा है। तत्कालीन विधायक ने तो क्षेत्र की जनता की डिमांड के हिसाब से सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए अपने कोष से राशि जारी की थी और नगर परिषद ने इन क्षेत्रों में भवनों के निर्माण का टेंडर भी पूरा कर दिया। लेकिन महज 2 सालों में इन सामुदायिक भवनों के हाल राम भरोसे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो ठेकेदारों ने इनका निर्माण कर मोटी चांदी कूट ली। वहीं अधिकारियों ने भी मिलीभगत कर अपने जेबें पूरी तरह से भर ली। सामुदायिक भवनों के मुद्दे ने पकड़ी तूल, सच बेधड़क की टीम ने उठाया झूठ से पर्दा। स्थानीय लोगों की जुबान से सुनिए सामुदायिक भवन की दुर्दशा की कहानी। हम आज काली पलटन इलाके में हैं, जहां पर जन प्रतिनिधियों ने तो अपना जो विधायक कोष है उसका सदुपयोग किया, लेकिन जो नगर परिषद या कार्मिक हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही की वजह से आज सामुदायिक भवनों की क्या हालत है ये आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं। आज हम काली पलटन स्थित सामुदायिक भवन और शौचालय है वहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ की जो आप तस्वीरों में जो हालत देख रहे हैं वो एक चिंताजनक हालत है। जो सामुदायिक भवन सामाजिक आयोजनों के लिए, शादियों विवाह समारोह के लिए और मोहल्ले वासियों के लिए काम में आने वाले थे, आज वो एक कूड़ा जो घर है उस तरह से काम में आ रहे हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पे भी जो हूँ ये है बहीर के काली पलटन में है, जहाँ पर 10 लाख की लागत से 2023 के अंदर ये काम चालू किया गया था और दिसंबर के अंदर 2023 में ये काम खत्म हुआ। लेकिन आज भी इसकी आप हालत देखिए ये जुआरियों का अड्डा बन रहा है। यहाँ नशेड़ी आके नशा करते हैं और जिस तरह से जो गंदगी चारों तरफ देखने को मिल रही है उससे मोहल्ले वासी भी बहुत परेशान हैं और उनका जिस तरह देखिए यहाँ पे आपको अंदर भी दिखाता हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार देखिए यहाँ किस तरह के हालात हैं। यहाँ नशेड़ी जुआरी जिस तरह का ये फैला हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नशेड़ी और जुआरी यहाँ पे आके ताश खेलते हैं। किस तरह की सामुदायिक भवनों की हालत है इस टोंक जिले में। देखिए, मैं तो यहाँ के जो हालात देख के बड़ी मुझे हैरत है कि पूरा सामुदायिक विकास केंद्र एक डस्टबिन बना हुआ है और मात्र शायद 3 साल भी अभी नहीं हुए जिसमें इसकी हालत है।
सामुदायिक विकास केंद्र का उपयोग जनता के लिए होता है, जनता के काम के लिए होता है कि न्यूनतम चार्ज या निःशुल्क उपयोग करें। तो मुझे लगता नहीं कभी उपयोग हुआ हो। ये 2-3 जगह मैंने देखे टोंक टोंक में हालात, और जगह भी है 2 सामुदायिक विकास केंद्र, उनके हालात भी हर किसी ने कब्जे कर रखे हैं और वो करें। ये नगर परिषद की बहुत बड़ी हानि है और जनता के लिए वे दोनों बातें समझा गया। जब सच बेधड़क की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की तो सामने आया कि सामुदायिक भवन तो मात्र डंपिंग यार्ड, नशेड़ियों का अड्डा, जुआरियों का अड्डा बने हुए हैं, जहां ना तो कभी पुलिस के अधिकारी जाकर कार्रवाई करते हैं, ना ही नगर परिषद के अधिकारी पहुंचकर इसकी सुध लेते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब शहर के बहिर इलाके में स्थित सामुदायिक भवन पर एक परिवार ने कब्जा कर अपना आवास ही बना लिया है। मामला यही नहीं खत्म होता, सामुदायिक भवनों के साथ बनाए गए सुलभ शौचालयों के हाल भी पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं। मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर ही, मैं 5वां टर्न है मेरा पार्षद का, ये सामुदायिक भवन मैंने 2004-05 के अंदर बनवाया था और अभी एक हॉल ऊपर बनवाया है पिछले 2 साल पहले MLA फंड से। और एक मेरे ही वार्ड के अंदर, जो पहले यही वार्ड था महावर कॉलोनी के अंदर, वहाँ भी एक सामुदायिक भवन 2 बनाए थे। उसको एक महावर समाज के काम में आता है और एक यहाँ काम में आता है। शहर में और भी सामुदायिक भवन बने हुए हैं, तालकटोरा है, पुरानी टोंक है, कई हैं, लेकिन सबकी हालत अच्छी नहीं है। वो इस लायक भी नहीं है कि उसके अंदर कोई आदमी प्रोग्राम कर ले। अभी इस वक्त मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये 2 ही ऐसे हैं जिसके अंदर लोग अपने कार्यक्रम करते हैं या जनता के काम में आ रहे हैं। पिछले 8-9 महीने से तो ये किसी भी तरीके से महल्ले वालों के लिए तो काम में नहीं आता और बहुत ज़्यादा गंदगी भी है। खुद आप देख सकते हो, यहाँ पर घुमा आपको दिख रहा होगा कचरा, तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी काम में नहीं आ रहा है, आम आदमी के लिए काम में नहीं आ रहा। और यहाँ पर काफ़ी टाइम से 8-9 महीने से इसकी कोई एक्टिविटी भी नहीं है, चालू ही नहीं है। नहीं, ये मेरे संज्ञान में आया था प्रकरण, क्योंकि कुछ सामुदायिक भवनों में हमने आश्रय स्थल भी चालू किए हैं, वो ठीक है। इसके अलावा भी एक्सीएन को निर्देशित किया है कि वो अपने इंजीनियर्स के साथ विजिट करके आज शाम तक वो रिपोर्ट देगा। जो भी आवश्यक स्टेप्स उसमें लिए जाने हैं उनको ऑपरेशनल फंक्शनल बनाने के लिए वो हम करेंगे। अगर किसी तरह की कोई कमी निकल गई तो उसको उसकी मरम्मत वगैरह अन्य जो भी आवश्यक स्टेप्स लिए जाने भी विल डू। कई जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर अतिक्रमण है और वहाँ पर अन्य व्यक्ति रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं परमानेंट, और वहाँ की कई दूसरे सामुदायिक भवन है जहाँ की जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और वहाँ पर और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वो कई काम में नहीं आ रहे। उसके लिए आप क्या कदम उल्लंघित के अतिक्रमण का कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं है। एक्सीएन और उनकी बाकी टीम विजिट पे है। नगर परिषद की उदासीनता के पीछे क्या कारण? क्यों बर्बाद हुआ जनता का पैसा? सामुदायिक भवनों का मेंटेनेंस कब करेगा नगर परिषद? टोंक प्रभावी नेता सचिन पायलट का चुनावी क्षेत्र है। ऐसे में इन समुदाय भवनों को लेकर उदासीनता पूरे टोंक प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े करती है। बड़ा सवाल ये उठता है कि सबसे चर्चित राजनेता और टोंक विधायक सचिन पायलट की विधानसभा में भी विधायक निधि में निर्माण कार्यों पर बड़ी धांधली हुई या फिर कोई मिली भगत का खेल यहाँ पर चल रहा है। ऐसी हालत, ये काली पलटन की हालत है, ऐसी हालत पूरे टोंक जिले, टोंक शहर में, जहां पर अतिक्रमण की भरपार, यहां तक कि सबसे बड़ी अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात करें तो यहां पर जो कई जगह ऐसे सामुदायिक भवन है जहां पर व्यक्ति निवास कर रहे हैं। ये आप तस्वीरों में हमारे इसमें देखेंगे, और इनकी देखरेख के लिए नहीं है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की देखरेख नहीं हो रही है, पूरा कूड़ा करकट हो रहा है। तो एक उम्मीद है, सच बेधड़क टोंक जिले की एक जो आवाज उठा रहा है कि उम्मीद है इससे अधिकारी जागेंगे और इस पे काम होगा और इनका सदुपयोग होगा। टोंक से ब्रिजेश पेडवाल।